हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज की मेरी क्लास इंटरमीडिएट के लिए रीडर से है, जिसमें मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ द लॉस्ट स्प्रिंग। द लॉस्ट स्प्रिंग को अनीस जंग ने लिखा है। द लॉस्ट स्प्रिंग को अनीस जंग ने लिखा है और ये उनकी जो पुस्तक है लॉस्ट स्प्रिंग द स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, ये उसी पुस्तक का एक छोटा सा अंश लिया गया है। इसमें बताया गया है लॉस्ट के बचपन किस प्रकार से गरीबी में खराब हो जाता है। स्प्रिंग इसलिए इसका नाम दिया गया है क्योंकि जितनी भी ऋतुएं होती है इसमें स्प्रिंग यानी बसंत का ऋतु बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुंदर होती है, जिसमें बसंत की ऋतु में हम लोगों को बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़्यादा आनंद आता है। तो अनीस जंग जी ने ये बताया हमें कि जो बचपन होता है हमारा, चाइल्डहुड जो होता है, वो जीवन का सबसे सुनहरा और सबसे अच्छा समय होता है। तो इसीलिए यहाँ पे इन्होंने कहा गया है द लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, मतलब खोए हुए बचपन की कहानियाँ हैं। तो इसमें अनीस जंग जी के बारे में हम कुछ बात कर लेते हैं कि उनका जन्म जो 1964 में 1964 में राउरकेला में हुआ था। राउरकेला मतलब अनीस जंग जो है एक इंडियन राइटर थी, ये एक महिला राइटर थी, इंडियन वुमेन राइटर थी। तो ये इनका जन्म जो था ये 1964 में राउरकेला में हुआ था और ये हैदराबाद में बढ़ी थी। इनका बचपन जो है, इनकी जो किशोरावस्था थी, एडोलेसेंस मतलब किशोरावस्था, इनकी किशोरावस्था हैदराबाद में हुई थी, बीती थी। शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद, उन्होंने अपनी हैदराबाद से अपनी शिक्षा भी ग्रहण की थी। एंड इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और अमेरिका से भी शिक्षा ग्रहण की थी। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स, और उनके जो माता पिता थे दोनों लेखक थे, यानी दोनों कवि थे, माता भी कवि थी और पिता भी कवि थे। तो अनीस जंग बिगेन हर कैरियर एज राइटर इन इंडिया, और अनीस जंग ने जो है अपना कैरियर है वो एक लेखक के रूप में भारत में शुरू किया। शी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉलमिस्ट ऑफ फॉर मेजर न्यूज़पेपर इन इंडिया एंड अब्रॉड, और वो भारत के और विदेशों के जो अखबार होते थे, न्यूज़पेपर होते थे, उसमें उसके न्यूज़पेपर की एडिटिंग करती थी और उसमें अपने कॉलम को लिखती थी। और ये लॉस्ट स्प्रिंग जो है उन्हीं की एक लिखी किताब का छोटा सा टाइटल से, मतलब जो टाइटल से लिया गया है। तो अब चलते हैं अपने लेसन की तरफ। ये लेसन जो है, लेसन की तरफ चलने से पहले लेसन के बारे में जान लेते हैं कि लेसन जो है ये 2 पार्ट में लिखा गया है। पहला पार्ट हमारा है समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन गार्बेज, और दूसरा है आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार। ये 2 लेसन जो हमारे पास हैं, ये 2 पार्ट, ये लेसन के 2 पार्ट हैं। इन 2 पार्ट्स में लेसन लिखा गया है। पहला पार्ट जो हमें बताया गया है वो गरीबी के बारे में बताया गया है। मतलब इस पहले पार्ट में बताया गया है कि गरीबी किस प्रकार से हम लोगों के बचपन को, मतलब किसी के बचपन को छीन सकती है। और दूसरे पार्ट में हमें ये बताया गया है कि बाल मजदूरी, जैसे छोटे छोटे बच्चे जो कहीं पे मजदूरी करते हैं, वो मजदूरी बाल मजदूरी कहलाती है। तो बाल मजदूरी किस प्रकार से छोटे छोटे बच्चों के बचपन को, सुनहरे बचपन को छीन सकती है। तो सबसे पहले हम लोग पहले पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहला पार्ट है कि समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज, मैं कभी कभी मुझे कूड़े में 1 रुपया भी मिल जाता है। ये पहला टाइटल है। तो इसमें पूछ रहा है, इसमें कहता है व्हाई डू यू डू दिस आई आस्क साहेब whom आई इनकाउंटर एवरी मॉर्निंग स्क्राउंजिंग द फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डम्प्स ऑफ माई नेबरहुड। मतलब इसमें अनीस जंग जी कहती हैं, जो राइटर हैं, वो कहती हैं कि कभी कभी मुझे साहब नाम का लड़का अपने नेबरहुड में, मतलब गार्बेज माने कूड़ा, डम्प्स माने कूड़े के ढेर में से, स्काउंजिंग मतलब कुछ ढूंढते हुए, कुछ चुनते हुए मिल जाता था। स्काउंजिंग का मतलब ढूंढते हुए, कुछ चुनते हुए मिल जाता था। तो स्काउंजिंग कुछ ढूंढते चुनते हुए मिल जाता था। तो मैंने उससे पूछा, राइटर ने उस बच्चे से पूछा कि व्हाई डू यू डू दिस, तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम ऐसा क्यों करते हो। साहेब लेफ्ट
हिज होम लॉन्ग एगो, साहब ने अपना घर बहुत लंबे समय पहले छोड़ दिया था, बहुत पहले ही छोड़ दिया था। सेट अमिडिस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, हिज होम इज नॉट इवन ए डिस्टेंस मेमोरी। और सेट एमिडिस्ट मतलब जो स्थित था, मध्य में स्थित था, द ग्रीन फील्ड और ढाका, यानी ढाका के हरे भरे मैदानों के मध्य में स्थित था। ढाका कहाँ, ये तो आपको पता ही होगा, ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। तो ढाका यानी ये जो लड़का था ये बांग्लादेशी था, और यहाँ पे वहाँ पे ढाका के ढाका के हरे भरे खेतों के मध्य में इसका एक सुंदर सा मकान था। हिज होम इज़ नॉट इवन ए डिस्टेंस मेमोरी, और उसके घर दिमाग में यानी उसके विचारों में, डिस्टेंस मेमोरी में दूर दूर तक के विचारों में भी उसका अब घर नहीं था। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, हिज मदर टेल्स हिम। उसकी माँ उसे बताती थी कि बहुत सारे तूफान आए, कई सारे तूफान आए और उसके घरों को और उसके खेतों को बहा ले गए। मतलब उसका घर जो था, उसके घर के बगल में कहीं पर समुद्र या नदी बहती थी, तो उसमें बहुत सारे तूफान आए और उसके घर को, उसकी जो खेतों थे, उस खेत होते उसको खेत को सब कुछ को बहा ले गए। दैट्स वाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स। दैट्स वाई दे लेफ्ट, इसीलिए उन्होंने वो जगह छोड़ दी। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही लिव्स नाउ, जिस शहर में वो अभी रहता है वहाँ वो गोल्ड ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे गोल्ड का मतलब ये होता है उसके सर्वाइवल, मतलब उसके जीविका के साधन को ढूंढते रहते हैं। और जीविका का साधन लोगों क्या है, कचरा चुनना, कूड़ा चुनना। के जवाब देता है, आई हैव नथिंग इल्स टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे। मटर्स का मतलब ये माहिर जान लीजिए, मटर्स का मतलब होता है धीमे से बोलना। आँख मतलब धीमे से किसी बात को, जब बोलने की इच्छा ना हो, कोई बात अगर कहने की इच्छा ना हो, फिर भी मजबूरी में अगर उस बात को कहना पड़े तो लोग उसे धीमे से कहते हैं, तो वहाँ पे वो मटर करते हैं। तो यहाँ पे ये मटर्स का मतलब हुआ धीमे से बोलता है, कि वो धीमे से कहता है दूसरी ओर देखते हुए। क्या कहता है, आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास इसके अतिरिक्त करने के लिए कुछ है ही नहीं। मतलब मेरे पास इसके अतिरिक्त करने के लिए कुछ है ही नहीं। गो टू स्कूल, अपने स्कूल जाओ, अपने विद्यालय जाओ। आई से ग्लिबली, मतलब ग्लिबली का मतलब हुआ कि किसी भी चीज़ को बिना सोचे समझे पूरे पक्के विश्वास के साथ कह देना। तो लेखिका ने उसे बिना सोचे समझे बोल दिया कि अपने स्कूल जाओ। रियलाइजिंग इमीडिएटली, लेकिन तुरंत ही उसे एहसास हो गया, तुरंत ही उसे मतलब इस चीज़ का एहसास हो गया, हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड। तो ये जो सलाह थी वो कितनी खोखली थी, खोखली मतलब आधार विहीन थी, इस सलाह में कोई दम नहीं था। तो लेखिका ने जैसे बिना सोचे समझे बोल दिया कि अपने स्कूल जाओ, लेकिन तुरंत ही उसे एहसास हो गया कि उसकी सलाह कितनी आधार विहीन थी, कितनी खोखली थी। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। तो देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, बच्चे ने जवाब दिया कि मेरे पड़ोस में कोई भी विद्यालय नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन, जब कोई एक बन जाएगा, जब कोई एक स्कूल बन जाएगा, आई विल गो, मैं जाऊंगा। अब आगे है, इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग, मतलब मैंने मजाक करते हुए पूछा, लेकिन विल यू कम, क्या यदि मैं जब स्कूल चालू करूंगी तो क्या तुम आओगे? यस, हाँ। ही सेज, वो कहता है, स्माइलिंग ब्रॉडली, मतलब बड़ी सी मुस्कान के साथ, चौड़ी सी मुस्कान के साथ कहता है, हाँ अवश्य आऊँगा, जरूर आऊँगा। अ फ्यू डे लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, कुछ दिनों बाद मैंने देखा, मतलब ये बात की हुए लेखिका और उस बच्चे की बात हुए, कुछ दिन बीत गए, तो कुछ दिनों बाद जब लेखिका ने देखा कि रनिंग टू मी, वो मेरे पास दौड़ता हुआ आया। लेखिका कहती है कि कुछ दिन बाद मैंने देखा कि वो मेरे पास दौड़ता हुआ आया। इज़ योर स्कूल रेडी, क्या तुम्हारा स्कूल तैयार है? बच्चे ने सीधा जवाब दिया, क्या तुम्हारा स्कूल तैयार है? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, आई से, मैंने कहा कि स्कूल बनने में समय लगता है, इतनी जल्दी समय स्कूल नहीं बन जाता, स्कूल बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इम्प्रेस्ड एट हैविंग मेड ए प्रॉमिस दैट वाज नॉट मीन्ड, और इम्प्रेस्ड मतलब शर्मिंदा हो गई। क्यों शर्मिंदा हो गई? हैविंग मेड ए प्रॉमिस दैट वाज नॉट मीन्ड,
कि उससे ऐसा वादा कर दिया जिसका कोई मैंने मतलब ही नहीं था, कोई मैंने उस वादे को मैंने गंभीरता से नहीं लिया था, मैंने मजाक में ही कह दिया था। तो इस प्रकार के वादे को करने के बाद जब बच्चे ने पूछा कि आपका स्कूल तैयार है, तो उसने अपने शर्मिंदगी को छुपाते हुए शर्मिंदगी से बच्चे के सामने शर्मिंदा होने से बचने के लिए कह दिया कि स्कूल बनने में अभी समय लगता है, स्कूल इतनी जल्दी नहीं बनता है। बट प्रोमिसेस लाइक माइन अबाउट एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड। और लेकिन जो मेरी तरह की जो वादे थे, मेरी तरह के जो प्रोमिसेस थे, वो बहुत ढेर सारे थे। एवरी कॉर्नर इन हिज ब्लीक वर्ल्ड, मतलब उसके खाली पड़े हुए सूने संसार में मेरे तरह से किए हुए वादे कई सारे वादे थे। इसीलिए उस वादे को अगर वो झूठा साबित हो जाता है तो उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। तो उसके आसपास इस प्रकार के कई सारे वादे थे जो कि पूरे नहीं हुए थे। आफ्टर मंथ ऑफ नोइंग हिम, उस कई महीने उसे जानते होने के बाद, कई महीने जब उससे मेरा परिचय होने के कई महीने बाद, आई आस्क हिम हिज नेम, मैंने उससे उसका नाम पूछा। साहिब आलम, ही अनाउंस, उसने घोषणा करते हुए कहा, उसने उद्घोष करते हुए कहा, साहिब आलम। ही डज नॉट नो दैट व्हाट इट मीन्स, वो नहीं जानता था कि इसका क्या मतलब होता है। इफ़ ही न्यू इट मीन्स लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, यदि वो जानता कि इसका मतलब होता है कि ब्रह्मांड का राजा, यानी ब्रह्मांड का सम्राट, ही वुड हैव हार्ड टाइम बिलीविंग इट, उसे विश्वास करना उस समय बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसे अपने नाम का मतलब नहीं पता था कि इसका मतलब होता है कि ब्रह्मांड का राजा। तो और यदि उसे पता लग जाता है कि उसके नाम का मतलब एक ब्रह्मांड का राजा होता है तो उसे इस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो तो एक कचरा चुनने वाला था, लेकिन उसका नाम था साहिब आलम। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट, इस बारे में मतलब अनभिज्ञ होकर कि उसके नाम का क्या मतलब होता है। ही रोम्स द स्ट्रीट विद हिज फ्रेंड्स, वो अपने मित्रों के साथ सड़कों पे घूमता रहता था। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज़ हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपीयर एट नून, उस नंगे पाँव घूमने वाले बच्चों की एक सेना के साथ वो सड़कों पे घूमता रहता था, जो सुबह की चिड़ियों के समान होते थे कि सुबह होते ही वो दिखाई पड़ने लगते थे, दोपहर होते होते वो गायब हो जाते थे। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, लगभग महीने भर के बाद मैंने उन सब में से सबको मैंने पहचानना शुरू कर दिया। मैंने सबको, मतलब लेखा कहती है कि महीने भर के बाद मैंने उस सब की, जो उसके छोटे छोटे बच्चों की फ़ौज थी, जो गरीब बच्चों की एक फ़ौज लेके घूमता था, उन सारे बच्चों की फ़ौज में सभी को मैंने पहचानना शुरू कर दिया। वाई आर यू नॉट बियरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन, मैंने एक से पूछा, लेखिका ने एक से पूछा कि तुमने चप्पल्स क्यों नहीं पहनी, मतलब पैरों में चप्पल क्यों नहीं पहनी है। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, ही आंसर सिंपली, उसने सामान्य रूप से उत्तर दिया कि मेरी माँ उन्हें ऊपर से उतार कर नीचे मुझे नहीं देती। इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑल ऑफ, एडेड अनदर हु इज वेयरिंग शूज दैट डू नॉट मैच, दूसरे बच्चे ने उसके जगह पर उत्तर दिया कि यदि उन्होंने ऐसा किया तो वो भी इन्हें फेंक देगा। मतलब वो चप्पल, लेखिका ने पूछा था कि तुमने चप्पल क्यों नहीं पहनी है, तो उसने कहा कि मेरी माँ ऊपर से उतार कर उन्हें नहीं देती। तो इस पर दूसरे बच्चे ने उसका जवाब दिया कि यदि उन्होंने ऐसा किया तो ये भी उन्हें फेंक देगा, ये उन्हें भी फेंक देगा, मतलब इससे पहले वो भी कई सारी चप्पल फेंक चुका है। तो ये कहता है कि अगर वो कहता है कि यदि उनकी माँ ने उसे उतार के वो चप्पल दी तो वो भी उन्हें फेंक देगा। और ऐसा बच्चा था हु इज़ बियरिंग शूज दैट डू नॉट मैच, वो ऐसे जूते पहन रखा था जो कि मैच नहीं कर रहे थे, मतलब एक पैर में दूसरा जूता, दूसरे पैर में दूसरा जूता, दो तरीके के वो जूते पहन रखा था। व्हेन आई कमेंटेड ऑन इट, जब मैंने इस पर उनसे पूछा, बात की, ही सफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग, वो अपने केवल पैर चलाता रहा और कुछ नहीं कहा। मतलब लेखिका ने जब उससे पूछा कि तुमने दो तरीके के जूते क्यों पहन रखे हैं, तो पैर इधर उधर चलाता रहा, लेकिन उसने कहा कुछ नहीं।
वो कुछ नहीं बोला कि उसने जूते दो तरीके से क्यों पहन रखे हैं। आई वॉन्ट शूज सेज द थर्ड बॉय हु हैज़ नेवर ओन्ड ए पेयर ऑफ ऑल हिज लाइफ। और मुझे जूते चाहिए, तीसरे बच्चे ने कहा। सेज ए थर्ड बॉय, तीसरे बच्चे ने कहा मुझे जूते चाहिए। हु हैज़ नेवर ओन्ड ए पेयर ऑफ ऑल हिज लाइफ, जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी एक जोड़ा जूता नहीं खरीदा था, उस बच्चे ने कहा कि मुझे जूते चाहिए। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट इन सिटीज़ ऑन विलेज रोड्स। मैंने कई सारे शहरों में यात्रा कर रखी। लेखिका ने बोली यहाँ पे कि मैंने कई सारे शहरों में यात्रा कर रखी और मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं वॉकिंग बेयरफुट, जो नंगे पैर घूमते हैं, इन सिटीज़ ऑन द विलेज रोड्स, वो गांव में हो चाहे वो शहरों में हो। ये मैंने कई सारे बच्चों को देखा कि वहाँ पर वो सड़कों पे नंगे पाँव घूमते रहते हैं। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट ए ट्रेडिशनल टू स्टे बेयरफुट। ये पैसे की कमी नहीं है, ये एक परंपरा है नंगे पैर रहने की। मतलब वहाँ कहती है कि वो वहाँ पे पैसे की कमी से वो नंगे पैर नहीं घूमते हैं। स्टे बेयरफुट इन वन एक्सप्लेनेशन, मतलब वो कहती है कि यहाँ पे कोई परंपरा, पैसे की कमी नहीं कि वो नंगे पैर घूमते हैं, वो एक परंपरा निभाते हैं नंगे पैर घूमने की। आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे ए परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। मुझे आश्चर्य हुआ कि इट इज़ ओनली एन एक्सक्यूज, कि ये केवल बहाना है, टू एक्सप्लेन अवे द परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, कि अपने गरीबी को लगातार स्थिति यथापूर्वक बनी रहने के कारण ये उनके लिए एकमात्र बहाना है कि हम लोग इसकी परंपरा निभा रहे नंगे पैर रहने की। एक्चुअल में वास्तव में वो चप्पल नहीं खरीद सकते थे। आई रिमेंबर ए स्टोरी ऑफ मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी। मुझे अचानक एक कहानी याद आ गई जो कि उडुपी एक जगह का नाम है, तो उडुपी के एक आदमी ने मुझे सुनाई थी। एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल वेयर हिज फादर वॉज प्रीस्ट। जब वो छोटा बच्चा था, यानी वो जो आदमी जब छोटा बच्चा था, तो वो पुराने मंदिर के पास पीछे अपने स्कूल जाता था। पुराने मंदिर के पीछे अपने स्कूल जाता था। वेयर हिज फादर वॉज ए प्रीस्ट, जहाँ पर उसके पिताजी पुजारी थे। जिस मंदिर में उसके पिता पुजारी थे, उसी मंदिर के पीछे वो आदमी अपने बचपन में स्कूल जाता था। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज। वो मंदिर के सामने रुक जाता और ईश्वर से प्रार्थना करता कि उसे एक जोड़ी जूते दिला दीजिए। 30 years later आई विजिटेड हिज टाउन एंड द टेम्पल विच वॉज नाउ ड्रोन्ड इन एन ईयर ऑफ डिसोलेशन। मतलब 30 वर्ष बाद, 30 years later, 30 वर्ष बाद मैं उसके शहर गई, यानी कि लेखिका जो 30 वर्ष बाद उसके शहर उडुपी गई और उस मंदिर तक गई। लेकिन अब वो मंदिर जो था वो बाहर एकदम खुले में हो चुका था और अब एकदम सुनसान था। वहाँ पे अब कोई आता जाता नहीं था। बैकयार्ड वेयर लिव्ड न्यू प्रीस्ट, देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स। और पीछे की तरफ, यानी पीछे आंगन की तरफ मंदिर के, जहाँ पे अब नए पुजारी रहते थे, वहाँ पर अब लाल और सफ़ेद रंग की प्लास्टिक की कुर्सियाँ थी। ए यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म वेयरिंग सॉक्स एंड शूज अराइव्ड पैंटिंग एंड थ्रू हिज बैग ऑन ए फोल्डिंग बेड। ए यंग बॉय ड्रेस्ड इन ग्रे यूनिफॉर्म, एक छोटा बच्चा एक अच्छी सी स्कूल की ड्रेस पहने हुए था, एक स्कूल की यूनिफॉर्म पहने हुए था। वेयरिंग सॉक्स, जिसने जूते भी पहन रखे थे, मोजे भी पहन रखे थे, एंड शूज़, और जूते भी पहन रखे थे। अराइव्ड पैंटिंग मतलब हाँफते हुए आया। एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन द फोल्डिंग बेड, और फोल्डिंग बेड पे अपने बैग को उठा के फेंक दिया। लुकिंग एट द बॉय, उस बच्चे को देखकर, आई रिमेंबर्ड द प्रेयर ऑफ अनदर बॉय हैड मेड द गॉडेस व्हेन ही had finally got a pair of shoes, let me never loses them. Looking at the boy, उस बच्चे को देखकर, I remembered, मुझे याद आ गया, the prayer
another boy had made the goddess when he had finally got a pair of shoes। मतलब मुझे एक अन्य बच्चे का बारे में याद आ गया जिसने जूता पा लिया था, जिसने खरीद लिया था। उसकी प्रार्थना वो करता था अपनी देवी से, वो देवी से प्रार्थना करता था, लेट मी नेवर लूज देम, कि अब ये जूते मेरे पास से ना खोएं। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, और जो देवी थी उन्होंने उसकी प्रार्थना को सुन लिया था। यंग बॉयज लाइक सन ऑफ प्रीस्ट नाउ वोर शूज, और वो जो छोटा बच्चा था, जो पुजारी का बेटा था छोटा सा, वो अब जूते पहनता था। बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस, लेकिन बहुत सारे लोग थे जो, जैसे मेरे पड़ोस में जो कचरा चुनने वाला था, रैग पिकर्स मतलब कचरा चुनने वाले, रैग पिकर्स का मीनिंग आप लोग कचरा चुनने वाले लिख लीजिएगा। तो बहुत सारे बच्चे जो कि उस कचरा चुनने वाले बच्चे की तरह मेरे पड़ोस में थे, वो अभी भी बिना जूते के ही रहते थे। माई एक्वेंटेंस विद द बेयरफुट रैग पिकर्स लीड मी टू सीमापुरी, और मेरा जो परिचय था, जो कचरा चुनने वालों से मेरा जो परिचय था, लीड्स मी टू सीमापुरी, मुझे सीमापुरी तक लेके गया। ए प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली 8 miles अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली, और जो अब दिल्ली का ही अंग था, लेकिन दिल्ली के बाहरी सीमा का भाग था। वो सीमापुरी जो था दिल्ली के बाहरी सीमा का भाग था। पेरीफेरी का मतलब बाहरी सीमा का। 8 miles अवे मेटाफोरिकली, जो कि अब तुलनात्मक रूप से दिल्ली से मीलों दूर था। मतलब सीमापुरी जो इलाका जो था वो दिल्ली का ही बाहरी सीमा, दिल्ली का ही एक अंग था, लेकिन तुलनात्मक स्थिति में वो दिल्ली से काफ़ी ज़्यादा दूर था, मीलों दूर था। दोज हु लिव द हेयर आर स्क्वाटर्ड हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971। दोज हु लिव हेयर, जो यहाँ रहते थे, आर स्क्वाटर्स, जबरदस्ती रहते। स्क्वाटर्स का मतलब किसी जगह पर जबरदस्ती अधिकार करके वहाँ रहने लग जाना। तो जो यहाँ पे रहते थे वो वहाँ पे जबरदस्ती अधिकार करके रहते थे। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, जो 1971 में बांग्लादेश से भागकर भारत आए थे, मतलब बांग्लादेश से चल के वो लोग भारत चले आए थे। साहिब्स फैमिली इज एमंग देम, और साहब का परिवार भी उन्हीं सब में था। सीमापुरी वाज देन ए विल्डरनेस, और सीमापुरी उस समय जो था एक सुनसान सा इलाका था, एक जंगली इलाका था। इट स्टिल इज, अभी भी वो ऐसा ही है। बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब वो खाली नहीं रह गया है। इट इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विद रूफ्स ऑफ टिन एंड टेरापोलिन। इन स्ट्रक्चर ऑफ मड, मिट्टी के बने हुए घरों में रूफ्स किसकी थी? टिन एंड टेरापोलिन। टेरापोलिन मतलब त्रिपाल। तो टिन और त्रिपाल की बनी हुई छत बने हुए दीवार के कारण अब वो जगह जो सीमापुरी जो सुनसान इलाका था पहले, अब वो खाली नहीं रह गया था, वहाँ लोग रहते थे, लेकिन डिवॉइड ऑफ सीवेज, मतलब उनके मल मूत्र को निकालने की कोई समुचित व्यवस्था नहीं थी। ड्रेनेज, गंदे पानी को निकालने की कोई समुचित व्यवस्था नहीं थी, और रनिंग वाटर, और ना ही उन्हें स्वच्छ जल मिलता था। लिव 10,000 रैग पिकर्स, और वहाँ पे 10,000, लगभग 10,000 परिवार या 10,000 लोग कचरा चुनने वाले उस जगह पे रहते थे, जहाँ पे ये सारी भौतिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, मतलब वो गंदगी में ही रहते थे। दे हैव लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 years without an identity, without permit, but with ration cards that get their names on voters list and enable them to buy grain. और they have lived there here for more than 30 years. वो वहाँ पे 30 वर्षों से भी अधिक सालों से रह रहे थे। विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना किसी पहचान के। विदाउट परमिट, बिना किसी परमिशन, बिना किसी अनुमति के। अनुमति मतलब हम लोगों को कैसे भारत में किसी देश में रहने की अनुमति मिलती है? क्या है आपके पास आधार कार्ड है, आपके पास
पैन कार्ड है, आपके पास और भी अन्य पहचान चिन्ह है जिससे पता लगता है कि आप भारत के निवासी हैं। इस प्रकार से उनके पास कोई भी परमिट नहीं थी, कोई भी परमिशन नहीं थी, बट विद राशन कार्ड, लेकिन उनके पास राशन कार्ड था, दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट, जिससे कि उनका नाम वोटर लिस्ट में रह सके, वो वोट डालने जा सके। वहाँ के जो नेता थे, वहाँ के जो मंत्री थे, उन्होंने उनके नाम राशन कार्ड इसीलिए जारी कर रखे थे कि वो उनका नाम वहाँ के वोटर लिस्ट में आ जाए और वहाँ के वो वोट देकर वो उनको नेता, विधायक या मंत्री जो कुछ बनाना हो बनाते रहें। एंड इनेबल देम टू बाई ग्रेन, और उससे वो अपने राशन को भी पाते रहे। राशन कार्ड की मतलब राशन कार्ड के सहारे वो राशन की दुकानों से राशन गल्ले को भी पाते रहे। फूड इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल दैन आइडेंटिटी, भोजन पहचान से अधिक आवश्यक है जीने के लिए। फूड इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल दैन आइडेंटिटी, पहचान से अधिक आवश्यक भोजन है जीने के लिए। इफ एट द एंड ऑफ द डे we can feed our families and go to bed without an aching of stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain, say a group of women in tattered साड़ी। मतलब tattered साड़ी मतलब फटी पुरानी चीथड़े साड़ी। तो एक चीथड़े साड़ी पहनी हुई औरतों के एक समूह ने कहा कि इफ़ एट द एंड ऑफ द डे, यदि दिन के अंत में, शाम होने पे, वी कैन फीड आवर फैमिलीज़, हम अपने परिवार को, अपने बच्चों को कुछ खिला सकें, एंड गो टू बेड्स विदाउट एन एकिंग ऑफ स्टमक, और अपने बिस्तर पे अपने सोने के लिए जब जाए तो हमारे पेट में दर्द ना रहे, मतलब भूख के कारण उनके पेट में दर्द ना रहे। वी वुड रेदर लिव हेयर दैन इन द फील्ड्स दैट गेव अस नो ग्रेन, तो उस जगह पर रहना मेरे लिए, मतलब इस जगह पर रहना हम लोगों के लिए अधिक अच्छा है उस जगह पर रहने की अपेक्षा जहाँ पे खेतों से भोजन नहीं मिलता। तो ऐसा उन्होंने कब कहा था? When I asked them why they left their beautiful land of green fields of rivers, जब लेखिका ने उनसे पूछा था, why I asked them, जब मैंने उनसे पूछा why they left their beautiful land of green fields and rivers, कि उन्होंने अपनी सुंदर सी जमीन और खेतों को, नदियों को क्यों छोड़ दिया, तब उन्होंने जवाब दिया, तब उन औरतों के एक समूह ने जवाब दिया कि उस जगह पर रहना, उस स्थान पर रहना ज़्यादा श्रेयस्कर है, ज़्यादा अच्छा है, जहाँ पर हम लोग शाम को अपने परिवार को, अपने बच्चों को कुछ 2 वक्त की रोटी खिला सके। उस जगह पर में हम लोगों के लिए रहना ज़्यादा अच्छा है बजाय उस जगह पर रहने के जहाँ के खेतों से हमको अनाज नहीं मिलता। Wherever they find food, they pitch their tents that become transit home, और जहाँ पे उन्हें भोजन मिला, जहाँ पे उन्हें खाना मिला, दे पिच देयर टेंट्स, उन्होंने अपने टेंट को, अपने जो त्रिपाल रूपी घर था, उस घर को वहाँ बना लिया। एंड बिकम ट्रांजिट होम, और अस्थायी घर को वहाँ पे उन्होंने तैयार कर लिया, हमने त्रिपाल ताने और उस जगह पर उन्होंने अस्थायी रूप से घर बना लिया जहाँ पे उन्हें भोजन मिला। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, और बच्चे जो उनके साथ थे वो अब बड़े हुए। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और जीने के लिए जो कशमकश थी, जीने के लिए जो मेहनत करते थे, उस मेहनत का एक हिस्सा हो गए। एंड सर्वाइवल इन द सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और सीमापुरी में जीने के लिए मेहनत करने का मतलब हुआ कचरा चुनना। थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन आर्ट, और कई वर्षों के जो मेहनत थी, कई वर्षों से कूड़ा चुनने के कारण उन लोगों की जो कूड़ा चुनने की जो आदत थी वो उनके लिए एक कला बन गई थी। गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड, और जो कूड़ा था वो उनके लिए सोने के समान था। यहाँ पे लेखिका कहती है कि वर्षों की मेहनत के कारण उनके अंदर जो कूड़ा चुनने के, कूड़े में से अच्छे सामान, अपने काम के सामान चुनने की जो मजबूरी थी, वो अब उनके लिए एक कला बन गई है, और उनको ये पता है कि कूड़े में से अच्छे सामान कैसे चुने जाएं, और गार्बेज उनके लिए सोने के समान था। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, ए रूफ ओवर द हेड्स, और ये उनको लिए उनकी रोज़मर्रा की रोटी थी और उनके सर के ऊपर की छत थी। इवन इफ इट इज़ लीकिंग रूफ, बट फॉर ए चाइल्ड
इट इज़ इवन मोर। लेकिन इस ये यद्यपि वो एक टपकती हुई छत थी, लीकिंग मतलब टपकती हुई, यद्यपि वो छत एक टपकती हुई छत थी, बट फॉर ए चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन बच्चे के रूप में, बच्चे के लिए यही बहुत था। टाइम्स आई फाइंड ए रुपी इवन 10 रुपी नोट, साहेब सेज। साहब कहता है कि कभी कभी मुझे 1 रुपये भी मिल जाते हैं और कभी कभी मुझे 10 रुपये भी मिल जाते हैं। हिज आइज लाइटिंग अप, और उसकी आंखें तब ये बताते हुए बहुत ज़्यादा खुशी से चमक रही थी। When you can find a silver coin in the heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is hope of finding more. और जब तुम्हें, मतलब लेखिका सोचती है कि जब उन्हें उस गार्बेज यानी कूड़े के ढेर में से अगर कोई चांदी का सिक्का भी मिल जाए, तभी वो कूड़े कचरे को चुनना, कचरे को छांटना नहीं रोकेंगे, कचरे को छांटना नहीं रोकेंगे, इस उम्मीद में कि उन्हें शायद और अधिक मिल जाए। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन garbage has its meaning different from what they means to their parents। और ऐसा लगता है कि कूड़े का मतलब बच्चों के लिए उनके माता पिता की जैसा नहीं है। मतलब यहाँ पे लेखिका कहती है कि कूड़े जो होते, राइटर जो कहती हैं कि कूड़ा का मतलब जो बच्चों के लिए था वो अलग था और उनके पेरेंट्स, उनके माता पिता के लिए अलग था। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, बच्चों के लिए मतलब ये था कि इसमें कुछ आश्चर्य छिपा है, कुछ नयापन छिपा है। फॉर द एल्डर्स इट मीन्स फॉर ऑफ सर्वाइवल, और अब बड़ों के लिए इसका मतलब था जीविका, क्योंकि बच्चे इसमें कूड़ा चुनते चुनते ऐसी चीज़ें पा जाते जिसका वो सपना देखा करते थे, और इसीलिए बच्चों के लिए ये एक वंडर, एक आश्चर्य के समान था, जबकि बड़ों के लिए इसका मतलब था सर्वाइवल, मतलब जीविका का साधन। One winter morning, I see साहेब standing by the fenced gate of the neighborhood club। और एक सर्दी की सुबह में मैंने देखा कि साहब जो था मेरी पड़ोस के, मतलब उसके पड़ोस में क्लब था, उस क्लब की चहर दीवारी, जो फेंस गार्डन मतलब चारों तरफ से घिरी हुई दीवार के फेंस को पकड़े हुए वहाँ पर खड़ा था। वॉचिंग 2 यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस, उन 2 नवयुवकों को देख रहा था, उन 2 युवकों को देख रहा था जिन्होंने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे और टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक द गेम्स ही हम्स, और उसने हुंकारी सी भरती हुई कहा कि मुझे ये खेल बहुत पसंद है। कंटेनिंग टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, लेकिन बाहर चहर दीवारी के बाहर ही खड़े होकर देखकर ही उसे वो संतुष्ट हो रहा था, संतुष्टि उसे मिल रही थी। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, मैं अंदर जाता हूँ, साहब कहता है मैं अंदर जाता हूँ जब कोई भी आसपास नहीं होता। ही एडमिट्स, उसने कहा, उसने स्वीकार किया कि वो जब कोई भी अंदर नहीं होता तो वो अंदर जाता है। द गेट कीपर लेट मी यूजेस हिज स्विंग, और जो दरवाजे का चौकीदार होता है, दरवाजे पे जो रक्षा मतलब बैठा रहता है, वो वहाँ के झूले को भी उसे झूलने देता है। साहेब टू wearing tennis shoes that look strange over his discolored shirt and short, और साहब ने भी टेनिस वाले जूते पहन रखे थे जो उसके बेरंग हो चुके निकर और शर्ट्स के हिसाब से बहुत ही अजीब लग रहे थे। Someone gave them to me, he says in manner of an explanation, उसने समझाने वाले अंदाज से कहा, उसने लेखिका को समझाने वाले अंदाज से कहा कि किसी ने उसे दिए हैं। The fact that they are discarded shoes some rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them does not bother him। मतलब the fact, वास्तव में they are discarded shoes of some rich boys, वो किसी अमीर बच्चे द्वारा फेंके गए जूते थे। who perhaps refused to wear them, जिसने उसे पहनने से इनकार कर दिया था। because, क्योंकि a hole इन वन ऑफ देम, कि उनमें से किसी एक में छेद हो गया होगा, इसीलिए उस बच्चे ने उसे पहनने से इनकार कर दिया होगा और उसे फेंक दिया होगा। और वो कचरा चुनने वाला तो साहब था ही, इसीलिए उसे कचरे में से वो जूते मिल गए होंगे। डज नॉट बोदर हिम, लेकिन ये उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, वो इसके लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं थी, वो उसके लिए तैयार रहता था। फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बेयरफुट, वो बच्चा, वो व्यक्ति जो हमेशा नंगे पैर चलता हो,
इवन शूज विद ए होल ड्रीम कम्स ट्रू। तो जूते पहनना, चाहे वो जूते छेद वाले ही क्यों ना हो, उसके लिए सपने के सच होने जैसा था। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रीच। लेकिन वो खेल जिसे वो बहुत तल्लीनता से, बहुत तन्मयता से देख रहा था, वो उसकी पहुंच से बाहर था। दिस मॉर्निंग साहेब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। और इस सुबह साहेब जो था वो दूध लाने वाली, जहाँ दूध लाया जाता है, उस मिल्क बूथ जहाँ पे दूध मिलता है, उस मिल्क बूथ के सामने उसके रास्ते में मुझे मिला। इन हिज हैंड इज ए स्टील कैनिस्टर। उसके एक हाथ में स्टील का डब्बा था। आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड। मैं सड़क में दूसरी ओर एक चाय वाली दुकान पे, एक चाय वाली टपरी पे काम करता हूँ। ही सेज, उसने कहा, पॉइंटेड इन द डिस्टेंस, और दूर की तरफ इशारा करके ये बताया। मतलब साहब जब उसे, लेखिका को दूध लाने वाले, जब वो दूध लाने जा रही थी, तब उसे रास्ते में मिला तो उसके हाथ में एक स्टील का कैनिस्टर था। तो उसने लेखिका को बताया, सड़क के दूसरी तरफ इशारा करते हुए बताया कि मैं अब वहाँ पे एक टी स्टॉल पे नौकरी करने लगा, चाय की टपरी पे मैं काम करने लगा हूँ। आई एम पेड 100 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स। और मुझे 800 रुपये मिलते हैं। मुझे वहाँ बताया कि मुझे जो तनख्वाह मिलती है वो 800 रुपये मिलती है, एंड ऑल माई मील्स, और जितना मेरा भोजन मैं करता हूँ वो भोजन भी मुझे वहाँ पे मिलता है। डज ही लाइक द जॉब। लेखिका सोचती, क्या उसे नौकरी पसंद है। आई आस्क, मैंने उससे पूछा क्या उसे नौकरी पसंद है। हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक। मैंने उसके चेहरे को देखा तो उसका जो निश्चिंतता वाला अंदाज था, जब वो कुचरा चुनता था तो उसके चेहरे पे निश्चिंतता रहती थी, वो निश्चिंतता वाला अंदाज, वो केयर फ्री वाला अंदाज उसके चेहरे से जा चुका था। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर्स। और जो स्टील का कैनिस्टर था, जो स्टील का डब्बा था, वो स्टील का डब्बा उस प्लास्टिक बैग, उस प्लास्टिक के थैले की अपेक्षा अधिक भारी लग रहा था, जो अपने कंधे पर लिए वो आराम से घूमता रहता था। वो जब प्लास्टिक का बैग उस स्टील के कैनिस्टर से उसे बहुत अधिक हल्का लगता था। क्यों हल्का लगता था। द बैग वाज हिज। वो झोला उसका था, वो उस समय उस झोले का मालिक होता था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द शॉप। लेकिन वो स्टील का डब्बा जो था वो उस आदमी से संबंधित था जो दुकान का मालिक था। इसीलिए वो जो जिम्मेदारी थी उस स्टील के डब्बे के ऊपर, वो जिम्मेदारी उस डब्बे को भारी बना रही थी, और जो बैग था, जो थैला था, वो उसका स्वयं का थैला था। साहब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। साहब जो था अब अपना मालिक नहीं रह गया था। तो अब यहाँ पे ये पहली स्टोरी जो लेखिका बताने की कोशिश करती है, ये पहली स्टोरी अब हुई ख़त्म। और यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा कि कितनी गरीबी में लोग रहते थे और कहाँ से आए थे और कैसे कैसे लोग रहते थे, लेकिन फिर भी जब कोई अपना काम करता है तो कितना प्रसन्न रहता है, कितना खुश रहता है, इस बात को लेखिका ने यहाँ समझाने की कोशिश की है। तो स्टूडेंट्स, इस लेसन का सेकंड पार्ट जो है आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार, इसको मैं जल्द ही लेकर आऊँगा। तब तक वीडियो लेक्चर को देखिए, पढ़िए और समझिए, और साथ साथ अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए, जिससे कि वो भी इस वीडियो लेक्चर का लाभ पा सकें। और यदि आपको वीडियो लेक्चर समझ में आया हो, इस वीडियो लेक्चर से आपने कुछ भी सीखा हो, समझा हो, तो लाइक कर दीजिए। और जो मेरे चैनल पर नए दर्शक आए हैं, नए व्यूवर्स हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसी ही वीडियो मैं अपने चैनल पर अक्सर डालता रहता हूँ, जिससे कि उनको भी इस वीडियो लेक्चर का या फिर आने वाली अन्य वीडियो लेक्चर का लाभ मिल सके। तो वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टिल देन स्टे ट्यून विद आवर चैनल। टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू एंड